हाल में एक हेडलाइन था जिसे पढ़कर दिल को ठंडक मिलती थी, और वो था कि 1000 अमेरिकन कंपनीज चाइना से पहली फुर्सत में बाहर निकलने वाली हैं, और इनमें से कई भारत भी आने वाली थी। 300 कंपनीज तो इस पर एक्टिवली काम भी कर रही थी। कोविड काल में दुनिया भर में एक नया नारा सुनने को मिला, एग्जिट चाइना, चाइना प्लस वन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और बहुतों का मानना था ये चाइना प्लस वन देश और कोई नहीं, इंडिया ही है। और यह खबर सिर्फ भारत के इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस टुडे में नहीं छपा था। द इकोनॉमिस्ट जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस का भी यह मानना था कि इंडिया के अच्छे दिन अब आ ही गए। स्टैनफोर्ड इकोनॉमिस्ट और नोबेल लॉरिएट माइकल स्पेंस ने भी यह कहा कि इंडिया एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है और दुनिया में बेहतरीन जगह है निवेश के लिए। एक्सपर्ट्स ये सब क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे ठोस वजह है। वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहलाई जाने वाली चाइना का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे खत्म तो हो रहा है। राष्ट्रपति जी के अंडर ये जो तानाशाही है चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जनता की आवाज तो छोड़ो, वो तो कब की दब चुकी थी। अब तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी बख्शा नहीं जा रहा है। जैक मा जैसे बिजनेसमैन की तो मां की आंख ही कर दी गई है सरकार द्वारा। और ये जबरदस्ती वाला जीरो कोविड पॉलिसी है, लोगों का और धंधे की वाट लगा दी है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बट्टाधार है, बैंकिंग सिस्टम लड़खड़ा रहा है, और दुनिया को चाइना की ये जो दादागिरी है अब ये साफ दिख रही है और वो उससे ऊब चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर चाइना का खत्म टाटा बाय बाय होने वाला है तो इंडिया की बारी नेक्स्ट है। होना तो ऐसा ही चाहिए। और अगर 1990s के बाद अगर आप इकोनॉमिक बूम, द सेकंड इकोनॉमिक बूम की बात करें, वो तभी होगा जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम चाइना को कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन क्या चाइना को मात देने के लिए हमने अपना होमवर्क किया है? क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम चाइना पर धावा बोल सकते हैं? और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें विश्वगुरु बनने से रोक रहा है? जानेंगे आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। अगर 1990 की बात करें तो हमारी औसतन आमदनी चाइना से ज्यादा थी। माने एवरेज इनकम इंडिया में $367 थी और चाइना में एवरेज इनकम थी $317। दोनों देशों ने फिर अपनी इकोनॉमीज को लिबरलाइज किया, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। लेकिन 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद हम कुछ ठंडे से पड़ गए और चाइना धीरे 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 आगे निकल गया। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक चाइनीज नागरिक औसतन उसकी आमदनी $12,500 वो कमाता है। और यह भारत की तुलना में जो कि $2,277 है, हमारी औसतन आमदनी से चाइनीज औसतन आमदनी, एवरेज इनकम, एवरेज पर कैपिटा जीडीपी 5 गुना से भी ज्यादा है। भारत की आर्थिक वृद्धि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कम सी हो गई और डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी झटका देने के बाद 2018 तक हमारी गाड़ी ठप पड़ चुकी थी। लेकिन उसके बाद आई पैंडेमिक की गहरी खाई जिस पर हम जाकर गिर गए। आत्मनिर्भर और विश्वगुरु शब्द सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को देश में लाने के लिए हमें कुछ और ठोस कदम लेने होंगे, और जल्दी। क्यों बताता हूं। नंबर 1, चाइना से कुछ बिजनेसेस बाहर जरूर गई हैं, यह सत्य है। लेकिन ये बिजनेसेस गई कहां? वियतनाम गई, कंबोडिया गई, इंडोनेशिया जैसे देशों में गई, कुछ ही लोग इंडिया में आए। दूसरा पॉइंट, दुनिया कितना भी बयानबाजी कर ले, चाइना को जितना भी लाल आंख दिखा दे, चाइना में दुनिया भर से एफडीआई इन्वेस्टमेंट अभी भी आ रहा है, बढ़ रहा है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और जानते हैं सबसे ज्यादा निवेश कौन सा देश कर रहा है चाइना में आज के डेट में? जी हां, यूएसए। ये सब दोगलापन है। तीसरा पॉइंट, ये दोगलापन तब तक चलता रहेगा जब तक दुनिया को चाइना का क्लियर रिप्लेसमेंट या ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता है। तब तक चाइना की गाड़ी चलो धीरे ही सही लेकिन चलती रहेगी, और वो भारत के लिए चाइना एक खतरा बना रहेगा। चाहे वो गालवान में चाइनीज सेना की वजह से खतरा बना रहे या हमारी अर्थव्यवस्था में चाइनीज माल की वजह से बना रहे। तो सबसे बेसिक सवाल पूछते हैं, क्या इंडिया चाइना को उसी के अखाड़े में पछाड़ सकता है या नहीं? शॉर्ट आंसर, हां। जैसा कि अरविंद सुब्रमण्यम लिखते हैं कि जर्मनी से 9 गुना बड़ा ज्यादा हमारा देश है। लगाओ जितने आपको कारखाने लगाने हैं, बहुत ज्यादा जमीन है। चाइना से भी ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी होने वाली है। इंग्लिश बोलने वाली जनता हमारे पास रेडी है, जिस इंग्लिश बोलने वाली यूथ पॉपुलेशन की वजह से हमारे यहां बीपीओ बूम भी हुआ था एक टाइम पे। और हाल ही में इंडिया ने अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई पेमेंट्स पर भी बहुत ध्यान दिया है। सरकार को यह भी मालूम था कि मैन्युफैक्चरिंग के बिना हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ना आने की समस्या, दोनों समस्याओं का हल नहीं हो सकता है, समाधान नहीं हो सकता है, जब तक हम मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल ना कर पाए।
इसीलिए मेक इन इंडिया वर्जन 2 समझ लीजिए, उसको कामयाब करने के लिए हम पीएलआई स्कीम लाते हैं, एक इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं। बेसिकली मेक इन इंडिया ही है, लेकिन अगर आप टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह मैन्युफैक्चर करते हो तो सरकार आपको सब्सिडी देगी भारी भरकम। इस साल एप्पल ने बोला कि 10% एप्पल फोन इंडिया में बनेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग जायंट फॉक्सकॉन ने कहा कि $20 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में लगाया जाएगा। तो फिर ठीक है, मामला सेट। चाइना का दी एंड? नहीं, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी चाइना को मुकाबला देना और उसे इंटरनेशनल मार्केट में हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई सालों में हमें कुछ अहम चीजों पर फोकस करना था जो कि हमने नहीं किया। बताता हूं कुछ ऐसी चीजें क्या हैं और आज के डेट में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले क्विक थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स फॉर टुडे, कोडिंग इन्वेडर्स, जो आपको देता है जॉब गारंटी अगर आप नॉन आईटी फील्ड से आईटी सेक्टर में स्विच करना चाहते हो। इमेजिन करो कि आप एक सिविल इंजीनियर हो। कोडिंग इन्वेडर्स की मदद से आप एक हाई पेइंग आईटी जॉब पा सकते हैं, like a data analyst within 6 to 8 months with the help of coding invaders। इस कोर्स के कंटेंट को डिजाइन किया गया है फ्रॉम स्क्रैच टू एक्सपर्ट लेवल। अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सिखाया जाएगा विथ एक्सपर्ट मेंटरिंग, वन ऑन वन मेंटरशिप, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, सब आपको मिलता है। कोडिंग इन्वेडर्स का प्लेसमेंट रेट है 93% विद गारंटीड जॉब अग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है? माने अगर आपको जॉब नहीं मिलती है 100% पैसा वापस। कोडिंग इन्वेडर्स में आप सीखेंगे रियल बिजनेस केस स्टडीज, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स डिजाइंड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम Amazon, Philips, Deloitte। पिछले 6-7 महीनों में कोडिंग इन्वेडर्स की मदद से 20,000 कैंडिडेट से ज्यादा को 10 से 25 लाख रुपए के जॉब पैकेजेस भी मिल चुके हैं। तो अपने आप पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो और अपने आप को अपस्किल करो। हां, इफ यू यूज कोड DB28 आपको 28% फी डिस्काउंट भी मिलता है इन दिस जॉब गारंटी बैच। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स के लिए है, तो अगर बेल आइकॉन आपने पहले दबाया है देन यू स्टैंड अ बेटर चांस। और अगर आपने बेल आइकॉन दबाया नहीं लेकिन तब भी आप इस कोर्स को अवेल करते हो, तो हो सकता है एक मैकबुक एयर आपका इंतजार कर रही हो। लेकिन वो कैसे आपको मिल सकता है मैं आपको एपिसोड के एंड में बताऊंगा। पहले ये तो देख लें कि इंडिया वर्सेस चाइना की लड़ाई में बाजी कौन जीतेगा, हु विल बी द विनर। देखो, सबसे पहले तो सच का सामना करना पड़ेगा और हमें यह देखना पड़ेगा कि हम कितने पानी में हैं और हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये इक्के दुक्के हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट स्टोरीज के अलावा कोई लाइन नहीं लगी हुई है एमएनसीज की यहां इन्वेस्टमेंट करने में या कारखाना खड़ा करने में। एफडीआई धड़ल्ले से एक्चुअली गिर रही है। चाइना को मात देना तो दूर की बात है, जितना धंधा पहले आ भी रहा था, एफडीआई आ भी रहा था, अब वो नहीं आ रहा है। क्यों? सवाल पूछना चाहिए। साथ ही साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी पैसा ज्यादा नहीं लगा रही है प्रोडक्ट एक्सपेंशन करने में। इस बात से निर्मला सीतारमण को भी बड़ी चिढ़ मची। I want to hear from the Indian ink. What's stopping you? अगर निर्मला जी खुले मन से इंडस्ट्री की बात सुनती तो पता चलता कि लोग अब भी इंडिया में इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। और सारे लोग हर्षद भाई भी तो नहीं है जिन्हें रिस्क से इश्क हो। अब देखिए, कुछ चीजें तो इमीडिएटली जो सरकार चेंज कर सकती है मैं आपको गिना सकता हूं। नंबर 1, पॉलिसी इनडिसीजन। अजीब फकीरी है महकमे में। जहां नोटबंदी और लॉकडाउन रातों रात हो जाती हैं, वहां इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज होने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए। इस मामले में कांग्रेस हो या बीजेपी सब अपने मन की करते हैं, रेट्रो टैक्स लगा देते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में हमारे सरकार को घसीटा जाता है। केन एनर्जी को हाल ही में 900 करोड़ रुपए वापस देने पड़े सरकार को। इंटरनेशनली बेइज्जती जो हुई वो अलग। पॉइंट 2, खास आदमी पार्टी। जब सरकार अपने खास कंपनीज को ही बढ़ावा देने लगेगी तो बाहर की कंपनीज पहले ही बोलेगी थैंक यू टाटा गुड बाय। अगर आप इस साल के अगस्त तक की बात करें, $160 बिलियन का जो स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ है अगस्त 2021 टू अगस्त 2022, $160 बिलियन। उस $160 बिलियन एक साल में 80% हिस्सा सिर्फ अदानी कंपनीज की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट इतना ऊपर बढ़ा है। 70 साल में शायद ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसने इतना बड़ा कमाल किया हो। नंबर 3, आधा अधूरा इंप्लीमेंटेशन। देखिए, आइडिया और जो मास्टर स्ट्रोक वाला आइडिया होता है ना, और जो मंशा होती है वो हमेशा अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लागू करते करते सब कुछ कांड हो जाता है। पीएलआई लिंक्ड स्कीम को ही ले लीजिए। सब्सिडी दी भारी भरकम आपने कि भैया लोग आए, मैन्युफैक्चर करें, इंप्लॉयमेंट यहां बढ़े, मेक इन इंडिया हो।
लेकिन हम ये भूल गए कि आज के जमाने में जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उसमें 1000 कंपोनेंट लगती हैं और वो कंपोनेंट्स आती हैं दुनिया भर से जहां भी सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन इन कंपोनेंट्स पर तो आपने भारी भरकम टैरिफ लगा के रखा है। तो पीएलआई स्कीम की जो सब्सिडी है उसका क्या फायदा हुआ? फिर कौन आएगा मैन्युफैक्चरिंग करने? पॉइंट नंबर 4, ट्रेड डेफिसिट। एक तरफ चाइना हमारे ऊपर गालवान पर हमला करती है, उधर पिछले साल हम करीबन $100 बिलियन का सामान चाइना से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। माने गालवान के बाद चाइना से दोस्ती और इंपोर्ट और बढ़ गई है, डिपेंडेंस और बढ़ गई है। गजब की फकीरी है भाई। गांधी जी ने कहा था ठीक है कि एक गाल पर चाटा पड़े तो दूसरा गाल दिखा दो, लेकिन यहां चाइना को गाल नहीं दिखाना है भाई, लाल आंख दिखानी है। हालत अब ऐसी खराब हो चुकी है कि सरकार कह रही है कि भैया बाहर से महंगे एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर मत मंगवाओ, नहीं तो डेफिसिट और बढ़ जाएगा इंपोर्ट का। पांचवा, सरकार का अपना डेफिसिट। ये सरकार भाई कमा कितना रही है और खर्चा कितना कर रही है। माने मान लीजिए 1000 रुपए आपके जेब में हो और शॉपिंग आप कर रहे हो 1100 रुपए का, हमारी सरकार वही कर रही है 10% गवर्नमेंट डेफिसिट के साथ, जो कि G20 नेशंस है उसमें हाईएस्ट माना जाता है। तो जब तक हम अपनी अकाउंटिंग अपने देश में ठीक नहीं करेंगे तब तक चाइना को टक्कर कैसे देंगे? लेकिन ये सब आप पूछोगे आपको तो नहीं दिखता है, आपको तो सब चंगा सी दिखता है। इसके दो कारण हैं, एक आप सवाल पूछते नहीं हो, और दूसरा कि आपको जो जुमला दिखाया जाता है वो आप आंख बंद करके आप मान लेते हो। जैसा कि हमारी जीडीपी पिछले 2 सालों में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी कर रही है, आपको तो यही खुराक पिलाई गई है, आप भी 15 लाख वाले जुमले की तरह इसको भी मान लेते हो। क्योंकि पैंडेमिक में हमारी इकोनॉमी ताबड़तोड़ गिरी थी, दूसरे देशों से ज्यादा गिरी थी, उसको झटका लगा था, और उसके बाद दिखाया जा रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप 2019 से तुलना करोगे, पैंडेमिक से बिल्कुल पहले से तुलना करोगे, तो आज हमारी जीडीपी 7.6% ही बढ़ी है 3 सालों में, यानी साल का 2.5% वृद्धि हुई है सिर्फ। हमारे देश के साइज और इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो कम से कम 7% सालाना ग्रोथ की जरूरत है, अगर थोड़ा भी आगे बढ़ना है तो। डबल डिजिट की ग्रोथ तो आप छोड़ ही दो। शायद इसीलिए हमारे देश के एचएनआई, हमारे देश के कई बिजनेसमैन पलायन कर रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट्स आ भी जाएं गलती से, कंजम्पशन कहां से होगा? खरीदने के लिए लोग कहां हैं? मिडिल क्लास कहां है? वो तो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। ये चीजें हमें दिखती हैं, लेकिन फोकस हम सिर्फ वो लग्जरी कार्स पर करते हैं, 1% तबके पर करते हैं जो एकदम धमाकेदार पैसा कमा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना से पहले दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब एशियान नेशंस हुआ करती थी, और चाइना के बाद इंडिया का नंबर आ सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार को सारी बाधाएं जो हैं अभी हटानी पड़ेंगी। यह बात मानना होगा कि बॉर्डर पर और मार्केट में चाइना हमारा सबसे बड़ा खतरा बना बैठा हुआ है। अगर इस सोच के साथ काम करेंगे, इंडिया को एक सक्सेसफुल, डेमोक्रेटिक, लॉफुल, इजी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना सकते हैं, तो फिर सफलता हमारे हाथ लगेगी और चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। नहीं तो दूसरे देशों को लगेगा कि ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दें, चाइना में ही काम हो रहा है होने दें, और भारत वही 6-7% की धीमी गति पर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन पॉइंट यह है कि बदलाव का जो समय है ना, वो अब है। भारत का जो समय है ना, वो अब है। ग्लोबल रिसेशन अभी आने वाला है, चाइना की बत्ती अभी लगी हुई है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, मैन पावर अभी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी है। 25 साल का प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, 5 महीने का प्लानिंग करना होगा। अगर आपसी बंटवारे, नफरत और ओछी राजनीति को छोड़कर एक अगर हम हो गए ना, तो इस चाइनीज ड्रैगन को ऐसा मुक्का मारेंगे कि शी फी पिंग हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या। लेकिन इसके लिए एक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि भैया थ्रेट इज रियल। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। एंड थैंक्स टू कोडिंग इन्वेडर्स फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश की है तो माफ करिएगा अगर थोड़ा सा लंबा हो गया है। हाँ,